हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल IAGS क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार भारतीयों को मिले और इसके द्वारा कौन कौन से देश में व्यवस्था संचालित हुई। तो अभी हाल में आपने देखा है, कल ही छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि देश की आन पर जो हवन हो गए, वो दुलारे ललन बेकफन सो गए। फूल श्रद्धा के सादर समर्पित उन्हें, जो वतन के लिए बेवतन हो गए। हम कुछ कर तो नहीं सकते, सिर्फ ये है कि हम लोग सिर्फ सहानुभूति ही दे सकते हैं। दुख की बहुत बड़ी बात है। आइए हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में इसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को इसे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसके प्रस्तावना की घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को किया था। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रस्तावना की जो घोषणा हुई है वह 20 अगस्त 1917 को हुई है। इस एक्ट को अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ था, इसका घोषणा हुआ था। और यह एक्ट जो है 19 जुलाई में ही प्रकाशित हो गया था। इसकी रिपोर्ट जो आई थी वह 1918 में ही प्रकाशित हुई थी। यह एक्ट 1919 में बना, जबकि इसका जो क्रियान्वयन किया गया यह 1921 में किया गया। कब इसका जो क्रियान्वयन किया गया वह 1921 में आया था। 1917 में प्रकाशित, 18 में क्रियान्वयन कब किया गया? क्रियान्वयन किया गया 1921 में। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है, इस अधिनियम के माध्यम से उसका सर्वांगीण विकास किया जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। जो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को निम्न सदन तथा दूसरे को उच्च सदन में। एक को निम्न सदन में, दूसरे को उच्च सदन में। जब इसको विभाजित कर दिया गया, विभाजित करने के बाद जो इसका निम्न सदन था उसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया, जबकि उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितने थे? निम्न सदन में टोटल इसमें सदस्यों की संख्या जो बताई गई 145 सदस्य थे। कितने? 145 सदस्य थे। और इस 145 सदस्यों में निम्न सदन में 145, जबकि उच्च सदन में 60 थे, जिसे राज्य परिषद कहा गया। जिसे राज्य परिषद कहा गया, जिसे राज्य परिषद का नाम दिया गया। और बताया गया कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहली बार प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई।
इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय सूची और प्रतिनिधि सूची का निर्माण किया गया। जो केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया, इस केंद्रीय सूची में एक ऐसे विषय रखे गए जिसपे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार वायसराय को हुआ करता था। उसमें दो प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है, एक केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। जब केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची की बात की गई, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार था सिर्फ वायसराय के पास ही सीमित था। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस भारत शासन अधिनियम 1919 की है, उसके बारे में जानेंगे कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। द्वैध शासन का अर्थ होता है दो शासकों के द्वारा किया जाने वाला शासन। द्वैध शासन का अर्थ होता है कि द्वैध शासकों दो शासकों के द्वारा किए गए शासन को हम द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन के अंतर्गत जो प्रांतीय क्षेत्र था, इसके अंतर्गत दो विषय को निर्धारित किया गया। पहला था एक आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत वे डिपार्ट रखे गए, पुलिस व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो है स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का जिक्र किया गया, जो गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। और इसके कार्यकारी सदस्य प्राप्त हुए थे कि किस प्रकार से जो इस विषय को बांटा गया है प्रांतीय और क्षेत्रीय को, आरक्षित विषय के अंतर्गत पुलिस, वित्त, न्याय विभाग आएगा, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य ये आएंगे। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता हैं लायोनेल कार्टिस हैं। मेस्टन समिति की अनुशंसा के आधार पर बताया जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम ये 1919 है, प्रांतीय सूची को दो भागों में बांट दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली होने की स्थिति में इसकी समीक्षा करने के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया। किसका? मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया। मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया। जब मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया और इसी गठन के सदस्य में जिन्ना भी था, और यही आगे चल करके जिन्ना ने भारत के लिए एक अलग प्रकार से धार्मिक क्षेत्र को लेकर के विवाद कर दिया। अर्थात ये भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसके द्वारा जो है जब ये मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी में जब जिन्ना को भी शामिल किया गया, तो जिन्ना आगे चल करके आपने सुना होगा कि जो भारत विभाजन की बात होती है, यही कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी एक्ट के द्वारा अभी हमने बताया कि भारत में प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जो संपत्ति एवं कर के आधार पर हुआ करती थी। किसके आधार पर? संपत्ति और कर के आधार पर होती थी। प्रांतों में द्वैध शासन केंद्रीय और प्रांतीय शासन के लिए किया गया, जिसमें प्रांतीय को दो भागों में बांटा गया। पहले को आरक्षित विषय के अंतर्गत, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, पुलिस, वित्त विभाग रखा गया, जो गवर्नर जनरल द्वारा परिषद की सहायता से होता था, जबकि हस्तांतरित विषय के द्वारा स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था किया गया, जो गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों की सहायता से होता था। इसी के द्वारा भारत में
किसी भी अनुपूरक प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन जो मतदान का अधिकार मिला हमें, वह मतदान सिर्फ कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए ही था। इसके द्वारा बताया गया कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, किस प्रकार से प्रांतीय एवं स्थानीय शासन के अंतर्गत कार्य किया जाए, जिससे भारत में जो प्रांतों में द्वैत शासन की केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था अपनाई गई है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके। इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी धार्मिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग से प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया जाने लगा। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत मुस्लिम को तथा सिखों को अलग से जो है प्रतिनिधित्व का एक अवसर मिला। ये अपना कार्य अपने मनमर्जी से करेंगे, और इसी के द्वारा सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 19 में ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक लेखा समिति और महालेखा परीक्षक का भी गठन किया गया, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इंग्लैंड में एक हाई कमिश्नर की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिससे आपस में सामंजस्य हो सके। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि इसके बनने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि भारत में घूम घूम कर यह प्रचार प्रसार करेगा, इस बात की निगरानी करेगा कि स्थानीय स्वशासन और शिक्षा का प्रचार कहां तक हो सका। जो कैग था, इसका गठन इसलिए किया गया कि यह घूम घूम कर यह चेक करेगा कि स्थानीय स्वशासन का विकास और शिक्षा का प्रचार कहां तक हो सका है। अर्थात कैग को ही हम भारत का रखवाला कुत्ता भी कहते हैं। इसे 1919 में ही बनना था, लेकिन आंदोलन के चलते ये समय के 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन के रूप में गठित हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष थे, जो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, जिसका व्यापक विरोध हुआ, और इसी का विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठियां खाने से क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, आइए हम उसको एक नजर में देखते हैं। इसके द्वारा एक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जो संपत्ति एवं कर के आधार पर थी। प्रांतों में द्वैशासन की व्यवस्था की गई, केंद्रीय और प्रांतीय को अलग कर दिया गया। प्रांतीय को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत राजस्व, वित्त, न्याय, जो गवर्नर जनरल के द्वारा कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्थानीय सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था की गई, जो गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस शासन को
इसे मॉन्टेग-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते थे और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी के अंतर्गत लोक लेखा समिति एवं महालेखा परीक्षक का गठन किया गया, जो समय समय पर यह देखेगी स्थानीय स्वशासन और शिक्षा का प्रचार प्रसार कहां तक संभव हो सका है। और इसके द्वारा प्रांतीय एवं स्थानीय सदन को 2 सदनों में डिवाइड कर दिया गया, एक निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन में सदस्यों की संख्या 145, जबकि उच्च सदन में 60 सदस्य थे, जिसे बाद में राज्य परिषद का गठन कर दिया गया। ये था भारत शासन अधिनियम 1919। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।